हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज से हम भारतीय राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यह सीरीज हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। यह इंडियन पॉलिटी की पहली सीरीज का पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और यह सीरीज हम पूरे चैप्टर वाइज से कवर करेंगे जिससे कि सब सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, किसी भी राज्य में विद्यमान अनिवार्य तत्व है। मतलब यहाँ पे राज्य का मतलब देश है। यदि कोई क्षेत्र है, ठीक है, माना कोई क्षेत्र, अगर उस क्षेत्र को देश कहे तो उसमें कौन कौन से अनिवार्य तत्व होने चाहिए किसी भी क्षेत्र को देश कहने के लिए। तो उसमें चार महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है भूभाग, मतलब उसका अपना एक कोई भूभाग होना चाहिए। दूसरा है जनसंख्या, उसकी एक अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी है सरकार, तो उस देश में एक सरकार भी होनी चाहिए। और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि वह देश अपने डिसीजन खुद ले, मतलब किसी बाहरी शक्ति के दबाव में ना ले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी शासन व्यवस्था में मूल चुनौतियों के उपाय के रूप में उपस्थित शासन के प्रमुख अंग होते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन है कि शासन के कौन से प्रमुख प्रमुख अंग होते हैं जिससे कि हमारी शासन व्यवस्था चल सके। तो इसमें शासन के प्रमुख तीन अंग माने जाते हैं। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये तीन महत्वपूर्ण शासन के अंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किसी भी शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्य होता है। जो हमने शासन के प्रमुख अंग माने थे ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें से विधायिका का क्या कार्य होता है। तो यही नीचे बताया गया है कि किसी शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। विधायिका का क्या कार्य होता है? कानूनों का निर्माण करना। जैसे भारत में केंद्र में कौन है? संसद है। और राज्य में कौन है? विधानसभा और विधान परिषद। इनके कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्य क्या होता है। अब जैसे विधायिका का कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाना। मतलब विधायिका ने कोई संसद या राज्य विधानसभा ने कोई कानून बनाया तो उसको लागू करना, मतलब कानून को चलाना किसका कार्य होता है? ये होता है कार्यपालिका का कार्य। कार्यपालिका में मेनली क्या होता है, जैसे कि माना भारत और कोई भी बिल आया, मतलब शासन में कोई भी कानून बना, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई कानून बना, तो ये किसने बनाया? संसद ने बनाया। ठीक है, तो अब इसको लागू कौन करेगा? इसको लागू करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय क्या हो गया? एक कार्यपालिका की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो शासन चलाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। अब हमने ऊपर पढ़ लिया विधायिका और कार्यपालिका। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना। इसका मतलब हुआ कि विधायिका जो भी कानून बनाएगा, अगर उसमें कोई भी विवाद होगा तो इसके निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, तो उनका समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, स्थायी कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। देखो दोस्तों, दो कार्यपालिका होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में होते हैं नेता हो गए, जैसे मतलब एमएलए, सांसद, मंत्री, वो कहलाते हैं अस्थायी कार्यपालिका। दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में होते हैं अधिकारी तत्व, मतलब जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किस में आते हैं? स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। मतलब वो कंटिन्यू एक उनका पीरियड रहता है कि लंबे समय तक 60 साल तक वो कार्य करेंगे। जो अस्थायी कार्यपालिका, इसमें कि सांसद हो गया या मंत्री विधायक, उनका क्या 5 साल तक होता है, उसके बाद पता नहीं दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की शक्ति होती है। देखो दोस्तों, भारत में जो शासन है वो क्या है? संघात्मक है। भारत में क्या है? संघात्मक शासन का मतलब होता है केंद्र एवं राज्य सरकारों का अपना अपना महत्व है। मतलब इसमें कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है।
तो मतलब इसको बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो उसमें न्यायपालिक शक्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है, उसमें न्यायपालिक शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वह स्थिति जिसमें न्यायपालिका बढ़ चढ़कर कार्य करती है और विधायिका व कार्यपालिका के लिए निश्चित किए गए कार्यों में दखल देती है, कहलाती है, ये उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। जैसे दोस्तों ये न्यायिक सक्रियतावाद होता क्या है, माना कि जैसे हाल ही में अभी अभी कुछ दिनों पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था, एक बिल आया था, मतलब वो विवाद चला था किसमें, सुप्रीम कोर्ट में 370 का। ठीक है, तो उसमें जो सुनवाई हुई थी, इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए। उन्होंने शायद डेट भी कुछ फिक्स किया कि इतने तारीख तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो अब देखो दोस्तों, इसमें क्या कार्य है, इलेक्शन करवाना किसका काम है, उसका इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि इलेक्शन का अपडेट होते थे निर्धारित करो, कुछ नहीं है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। तो इसमें क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप इलेक्शन करवाओ, स्टेट से करवा। तो मतलब जो काम इलेक्शन कमीशन का है उस काम में सुप्रीम कोर्ट क्या दे रहा है, दखल दे रहा है। मतलब अपने क्षेत्र से बाहर आके सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का क्षेत्र में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर कार्यपालिका या विधायक के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9th क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। 10th पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शायद यूपीएससी में 2 बार आ चुका है, मतलब कंटिन्यू ईयर में 2 बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान द्वारा सीमित एवं नियंत्रित सरकार। मतलब जो संविधान में जो भी कानून कुछ हो उसके द्वारा जो सरकार चलेगी, उस कानून उस दायरे से बाहर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी, तो क्या माना जाएगा, वो असंवैधानिक माना जाएगा। तो मतलब संवैधानिक सरकार करते हैं संविधान द्वारा सीमित व नियंत्रित सरकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। अगर ये पूछता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो किसका है, वो भारत का है। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। नेक्स्ट दोस्तों, चीन का शासन आधारित है। चीन का शासन आधारित है एक दलीय में। मतलब जो चीन जो जहाँ चीन देश में जो शासन चलता है एक दलीय, मतलब वहाँ एक ही पार्टी है। मतलब जैसे भारत में तो कांग्रेस बीजेपी बहुत सारी पार्टियां, लेकिन चीन में एक दलीय पार्टी है इस जो साम्यवादी है, साम्यवादी माना जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो ये है विधायिका और कार्यपालिका के बीच, मतलब शक्ति का बंटवारा किसके बीच है, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच है। इसी को बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है गांधीवाद एवं मार्क्सवाद में समानता है। गांधीवाद और मार्क्सवाद में समानता है, इसमें समानता है राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज में। इसका मतलब हुआ कि गांधी 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 और मार्क्सवाद, मार्क्स क्या चाहते थे, कोई भी ऐसा वर्ग या कोई ऐसा वो कहते मतलब व्यक्ति हो जिसके हाथ में सारी पावर हो, मतलब समान रूप से सभी लोगों के बीच शक्ति का विभाजन हो। मतलब एक लोगों की मुट्ठी में या एक वर्ग की मुट्ठी में पावर ना हो, इसी को बोलते हैं राज्य भेद व वर्ग भेद समाज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये शब्द किसने कहा था, ये शब्द कहा था KCBR ने भारतीय संविधान के लिए कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर मिलकर बनी होती है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, जैसे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था मतलब जैसे संसदीय व्यवस्था है, तो इसमें किससे मिलकर बने थे, मिलकर बने थे 2 सदनों से। ठीक है, जैसे भारत में 2 सदन है, कौन कौन से हैं, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय विधायिका आधारित है। भारतीय विधायिका आधारित है संघात्मक ढांचे पर। जैसे दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि संघात्मक ढांचे का मतलब होता है जिसमें कि केंद्र और राज्य को अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, मतलब केंद्र और राज्य में शक्ति का प्रॉपर बंटवारा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है
कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कब की गई? 1774 में, 1774 में। और इसका पहले जज कौन थे? इसके पहले न्यायाधीश जज थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। तो दोस्तों कब किया? निदेशक मंडल में होता है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने, जो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी आई थी यहाँ पे, तो उसमें दो भाग उनको बांटा गया था। पहला था निदेशक मंडल, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें निदेशक मंडल का काम होता है व्यापारिक मामले को देखना, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता है राजनीतिक मामले का देखना। तो इनका गठन कब किया गया था? इनका गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर इसका गठन किया गया था। निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसी से रिलेटेड है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। देखो दोस्तों, पहले ब्रिटिश कंपनियां आई थी यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया? पहले व्यापार किया, धीरे धीरे क्या किया? भारत क्षेत्र पर कब्जा किया। तो पहले उनको कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के क्षेत्र को माना जाता था, लेकिन बाद में उसे कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। तो किस एक्ट के तहत कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर क्या कहा गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के क्षेत्र को, उसको कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कंपनी के अधिकार पद को पहली बार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों, जैसे यहाँ पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो जैसे इन्होंने आया, तो पहले शुरू में माना कि वो पहले भी शुरू में 10 साल के लिए आई थी। ठीक है, 10 साल के लिए व्यापार करने आई थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? भारत के भूभाग पर कब्जा किया, जो भी किया। तो फिर एक पहले 10 साल, जब उनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया? उनको क्या कार्यकाल उनका बढ़ाया गया। जैसे यहाँ लिखा हो ना, भारत में कंपनी की अधिकार पत्र को पहली बार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कब बढ़ाया? कौन से एक्ट के तहत बढ़ाया गया? चार्टर एक्ट 1813 की जरूरत क्या करा गया? उनके कार्यकाल को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? मतलब जो भारत में है, तो पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? वो पड़ी चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कौन से एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? ये कर दिए गए चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, एक कहा जाने लगा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले को समाप्त किया गया। ये दोस्तों हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब गठन किया गया? ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर, और इसको समाप्त कब कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसका नाम कब भारत का वायसराय कहा गया? तो ये कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? ये दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे अभी कोई मंत्री है, उसके पास बहुत सारे मंत्रालय, जैसे उसके पास वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, मतलब एक से ज्यादा कोई मंत्रालय, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अन्य नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का नाम है मार्लो मिंटो सुधार। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी
9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। मतलब भारत संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया था? सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसे चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विधानसभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? विधानसभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? ये स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन होते हैं? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसमें लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संविधान सलाहकार थे सर बी एन राव, और सर बी एन राव ने ही संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? मतलब संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये अपनाया 22 जुलाई 1947 को। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या होते? एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। धन्यवाद दोस्तों। यह इस सीरीज का पहला पार्ट था। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे और हम सारी वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस सीरीज में हम पूरा कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।